हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के अपने चैप्टर 2 टिश्यू के बारे में आप पढ़ेंगे। टिश्यू जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्तक होता क्या है। जैसा कि हमने अपने सबसे पहले लेक्चर कोशिका जब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि कोशिकाएं जो होती हैं वो कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। वही उनकी डिफिनीशन है, कोशिका का वह समूह यानी कि ए ग्रुप ऑफ सेल, कोशिका का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना व कार्य में समान हो, उत्तक कहलाता है। जैसे कि कोई भी कोशिकाएं हैं, जब कोशिका होती है, जब वो डिवाइड होती है तो डिवाइड होकर कई सारी कोशिकाएं, हमने बताई थी आपको फर्स्ट लेक्चर में ही कि जो कई सारी कोशिकाएं होंगी उसमें जैसे मान लीजिए एक कोशिका से आपके 5 भाग बने या 4 भाग बने, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, तो इस तरह की कोशिकाएं बनी। अब इसमें ये जो दो कोशिकाएं हैं मान लीजिए x नंबर की और ये दोनों कोशिकाएं जो है वो y नंबर की हैं। ये दोनों जो कोशिकाएं हैं ये मान लीजिए पेशियां बना रही हैं और ये दोनों जो कोशिकाएं हैं वो मान लीजिए आपकी तंत्रिका बना रही हैं। तो ये दोनों कोशिकाएं कैसी हैं, एक समान है। x इनकी जो उत्पत्ति है वो एक ही सेल से हुई, मतलब इनके जो मम्मी पापा हैं या पेरेंट्स हैं वो एक ही सेल से उत्पत्ति हुई उनकी। तो ये बात हो गई उनकी किसकी, कि वह समूह जो उत्पत्ति में। फिर संरचना यानी कि मान लीजिए ये x नंबर की है, x नंबर की अगर गोल कोशिकाएं हैं तो कैसी हो गई, दोनों की संरचना भी सेम है, तो ये संरचना की बात हो गई। फिर लिखा है कार्य में समान, तो दोनों कोशिकाएं गोल रंग की कोशिकाएं, जो गोल कोशिकाएं हैं ये दोनों गोल कोशिकाएं क्या बना रही हैं, पेशियां बना रही हैं। तो ये संरचना में भी कार्य में भी समान हो गई। तो देखा जाए इस तरह से तो ये जो पूरी ये हमारी कोशिका थी ये क्या हुई, एक ऐसा समूह इसका बना जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य क्या था, समान, सेम था। और ये इस तरह की जो संरचना हमारी प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई, उत्तक प्राप्त हुई। यानी कि कोशिकाओं का वह समूह जो एक ही उत्पत्ति जिसकी एक ही से हुई हो, संरचना भी एक जैसी हो और कार्य भी एक जैसा हो, वो क्या करेंगे, उत्तक बनाएंगे। अब जैसे ये पेशी कोशिकाएं थी तो इन्होंने क्या बनाया, पेशी उत्तक बनाया। फिर ये जो y नंबर की जो कोशिकाएं थी इनकी भी उत्पत्ति किससे हुई है, अपनी मदर सेल से हुई है, अपने पेरेंट सेल से हुई है। और अपने पेरेंट सेल से हुई है तो ये डिवाइड हुई 2 में और 2 डिवाइड हुआ 4 में। तो ये दोनों जो कोशिकाएं डिवाइड हुई तो ये दोनों कोशिकाएं क्या हुई, ये भी एक ही रंग रूप, इनकी संरचना जो है वो एक समान हो गई और इनके कार्य जो है वो एक समान है। मान लीजिए ये तंत्रिका बना रही है और ये वाली तंत्रिका बना रही है, तो इनका काम भी तंत्रिका बनाना और इनका काम भी तंत्रिका बनाना है। तो ये दोनों तंत्रिकाएं बना रही हैं, तो इन दोनों तंत्रिकाओं को बनाने से क्या बन जाएंगे, जो उत्तक बनेगा वो कौन सा बनेगा, तंत्रिका उत्तक बनेगा। तो इस तरह से हम पूरी तरह से क्लियरली समझ सकते हैं कि कोशिका का एक ऐसा ग्रुप, कोशिका का एक ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा। एग्जाम्पल, पेशी उत्तक है, मृद उत्तक है, स्थूल कोण उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है, उपकला उत्तक है। इन सब उत्तकों के बारे में अभी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, इसलिए अभी एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कई उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र बनाते हैं, फिर अंग बनता है, फिर अंग तंत्र बनता है और शरीर बनता है। जैसे कि कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही हैं, उत्तक बना रही हैं। सेल मिलकर क्या बना रही हैं, टिश्यू बना रहे हैं। और टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू मिलकर बना रहे हैं ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर क्या बना रहा है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीवधारी। तो यही बात यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है कि कई सारे जो उत्तक होंगे वो उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, उत्तक तंत्र। जैसे कि ये हमारी 2 कोशिकाएं मिलकर क्या बना दी, पेशियां बना दी। ये जो पेशी बनेगी वो क्या होगा, हमारा उत्तक होगा। लेकिन कई सारी पेशियां मिलकर क्या बनाएंगी, पेशी उत्तक बनाएंगी। तो पेशी उत्तक जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा उत्तक तंत्र हो गया, टिश्यू सिस्टम हो गया। उत्तक तंत्र की इंग्लिश होती है टिश्यू सिस्टम। ये हो गया हमारा टिश्यू सिस्टम। और कई सारे टिश्यू सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, अंग बनाएंगे। और कई सारे ऑर्गन जैसे कि हृदय बन गया, कान बन गया, नाक बन गया, ये सब हो गए अंग। और कई सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे, अंगतंत्र। जैसे कि आहार नाल, ग्रसनी, पाचन, अग्नाशय, अमाशय, ये सारे मिलकर ये अंग हैं अलग अलग। और ये सारे अंग मिलकर के क्या बना रहे हैं, पाचन तंत्र बना रहे हैं। और पाचन तंत्र बन गया, फिर ऐसे ही कई सारे हृदय, लसिका, धमनी, ये सब मिलकर क्या बना दिया, इन्होंने परिसंचरण तंत्र बना दिया। फेफड़े, ग्रास नली, ये सब मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, श्वसन तंत्र। तो कई सारे जब तंत्र मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक शरीर बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है बाइकॉट। बाइकॉट एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने 1771 यानी कि 1771 में उत्तक शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि उत्तक के जो फादर है, फादर ऑफ टिश्यू, वो कौन है, बाइकॉट है।
फादर ऑफ टिश्यू कौन है? बाइकॉट है। और बाइकॉट में इनको कब बाइकॉट ने उत्तक का नाम कब दिया था? या सबसे पहला नाम जो उत्तक का खोजा था या कहा था, किसने कहा था? बाइकॉट ने कहा था 1771 यानी कि 1771 में। फिर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट में औतिकी। व्हाट इज औतिकी? औतिकी मीन्स हिस्टोलॉजी, इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट टिश्यू, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम टिश्यू यानी उत्तक का अध्ययन करते हैं वो कहलाती है औतिकी। इसमें यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उत्तक का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है औतिकी, हिस्टोलॉजी इसको इंग्लिश में कहते हैं। और हिस्टोलॉजी की खोज किसने की थी? मार्सेलो मोलपिनी ने की थी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जो है वो है मार्सेलो मोलपिनी। और ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरा अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। मार्सेलो मोलपिनी 1628 में फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, 1628 में मार्सेलो मोलपिनी को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी यानी कि औतिकी का पिता या औतिकी का जनक बनाया गया। फिर बात आती है मेयर की। तो ये मेयर जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, मतलब उन्होंने कहा कि इसका नाम हिस्टोलॉजी रखेंगे। लेकिन पुष्टि जो की थी और बाकी सारी औतिकी का जो अध्ययन किया था वो किसने किया था? मार्सेलो मोलपिनी ने किया था 1628 में। लेकिन सर्वप्रथम नाम जो रखा था वो किसने रखा था? मेयर ने रखा था 1819 में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर्वप्रथम नाम जो दिया वो किसने दिया? मेयर ने दिया 1819 में। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी यानी कि जनक जो है हिस्टोलॉजी के वो कौन है? मार्सेलो मोलपिनी है। अब हम बात करते हैं कि टिश्यू होते कितने प्रकार के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार के टिश्यू हो। तो आइए अब हम बात करते हैं पादप उत्तक की और जंतु उत्तक की। जैसा कि हम सभी अभी पढ़ चुके हैं कि उत्तक किस प्रकार से बनते हैं, उसकी खोज किसने की और उसकी वो शाखा जिसके अंतर्गत हम उत्तक को पढ़ते हैं क्या कहते हैं। तो अब हम उत्तक के प्रकार पढ़ते हैं। तो उत्तक के जो नॉर्मल प्रकार होते हैं वो एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक होता है सरल और एक होता है जटिल। तो सरल उत्तक जो होता है वो सरल उत्तक ये होता है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। जो सरल उत्तक होगा वो सरल का मतलब नाम से ही किया है कि जैसे ही जो उत्तक होंगी जो उसमें कोशिकाएं बनी होंगी उनको निर्माण जो करेंगी उनमें जो निर्माण की जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी? वो एक समान कोशिकाएं होंगी। यानी कि अगर पेशीय उत्तक की कोशिकाएं हैं तो सिर्फ पेशीय उत्तक की ही कोशिकाएं होंगी उसमें। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होंगी वो कहलाएंगी सरल उत्तक। जो निर्माण करेंगी कोशिकाएं उस प्रकार के जो उत्तक बनेंगे वो क्या बोलेंगे? सरल उत्तक। लेकिन अगर हम जटिल उत्तक की बात करें तो जटिल उत्तक में यह है कि वो उत्तक जिसमें एक प्रकार की कोशिकाएं नहीं होंगी, एक से अधिक समूह होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कि उसमें पेशी कोशिकाएं भी होंगी, तंत्रिका कोशिकाएं भी होंगी, एपिथेलियम कोशिकाएं भी होंगी। इस प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं अगर होंगी और उनका समूह बनेगा तो क्या बनेगा? जटिल बनेगा। जैसे कि आप सीधे समझ सकते हैं, अगर आप एक लकड़ी लेते हैं तो एक लकड़ी लेंगे तो उसको तोड़ना आसान होगा, और अगर वही जटिल संरचना लेंगे लकड़ी का पूरा गट्ठर ले लेंगे, आप अलग अलग तरह की लकड़ी ले लेंगे, कुछ लकड़ी सीधी होगी, कुछ लकड़ी टेढ़ी होगी, कुछ लकड़ी बिल्कुल चिकनी होगी। तो इस तरह की अगर आप लकड़ी लेंगे और उनको तोड़ेंगे तो शायद आपको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही अगर हम उस लकड़ी की बात, उसकी संरचना जो है लकड़ी की, अगर उस संरचना को हम कोशिका की संरचना पर रखें तो शायद हमें समझने में आसानी हो। जैसे कि कोशिकाएं जो हैं वो अलग अलग कोशिकाएं अगर होंगी और वो उत्तक बना रही होंगी, जैसे कि पेशी कोशिका भी हो, तंत्रिका कोशिका भी हो, एपिथेलियम कोशिका भी हो, स्थायी उत्तक भी हो, ये सारे अगर उत्तक हो एक ही कोशिका एक ही अंग के अंदर, तो इस तरह का जो उत्तक अगर बनेगा तो वो कैसा होगा? हमारा जटिल उत्तक होगा। और अगर सरल तरीके से बन रहा होगा, सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बन रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जटिल को बोलेंगे हम क्या? कॉम्प्लेक्स। फिर अब हम बात करते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बाद जंतु उत्तक और पादप उत्तक की। तो जंतु उत्तक क्या होते हैं और पादप उत्तक क्या कहते हैं? पादप उत्तक को प्लांट टिश्यू कहते हैं और जंतु उत्तक को एनिमल टिश्यू कहते हैं। पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, क्योंकि पौधे को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं वो स्थिर होते हैं। वहीं अगर हम जंतु उत्तक की बात करें तो जंतु उत्तक क्या होंगे? अस्थिर होंगे, क्योंकि जितने भी जंतु हैं वो सब भोजन, आश्रय, शिकार, इन सब की खोज में इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो इस तरह से जो इनके उत्तक होंगे वो क्या होंगे? अस्थिर होंगे, एक जगह पर स्थित नहीं होंगे।
फिर बात करते हैं पौधों में जो उत्तक पाए जा रहे हैं वो दो प्रकार से पाए जाते हैं। एक तो होता है जीवित और दूसरा होता है मृत। जीवित उत्तक जो होगा वो पौधे को क्या करेगा, संरचनात्मक और यांत्रिक शक्ति प्रदान करेगा। संरचनात्मक का मतलब यहाँ से स्ट्रक्चर्स, यानी कि उसकी जो बनावट होगी, उसकी जो पत्तियों की संरचना होगी, उसकी जो तने की संरचना होगी, उसकी जो मोटाई होगी, उसकी जो लंबाई होगी, वो उसकी संरचना पर डिपेंड करेगा। यांत्रिक शक्ति से मतलब है उसकी अंदरूनी शक्ति, यानी कि पौधा कितने दिन तक जीवित रहेगा, ये जो शक्ति होगी ये यांत्रिक शक्ति कहलाएगी। तो पौधे की संरचनात्मक और यांत्रिक शक्ति जो प्रदान करेगा वो कौन से उत्तक होंगे, वो जीवित उत्तक होंगे जो कि पौधों में पाए जाएंगे। परंतु जो मृत उत्तक होंगे वो पौधे में कोई काम के नहीं होंगे। वो मृत उत्तक जो होंगे वो पौधे को कोई भी क्रिया प्रदान नहीं करेंगे, कोई भी शक्ति प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर हम बात जंतु उत्तक की करें तो जंतु उत्तक में कौन से पाए जाते हैं, जंतु उत्तक से जीवित उत्तक ही पाए जाते हैं, इसमें मृत की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अजीवित उत्तक जो होंगे वो शरीर की संरचना और अन्य शक्ति, जैसे कि पौधे को मिल रही है संरचनात्मक, क्रियात्मक, आधारभूत और यांत्रिक शक्ति मिल रही है, वैसे ही जंतुओं को भी सारी शक्तियां मिलेंगी क्योंकि इसमें से जीवित उत्तक पाए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं इनकी वृद्धि के लिए। तो जो उत्तकों की जो सीमा रेखा देखी गई है पादप उत्तक में, यानी प्लांट टिश्यू में जो उत्तक की सीमा रेखा देखी गई है वो उसकी जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, कुछ समय के लिए होगी। लेकिन जो जंतु में वृद्धि होगी उत्तकों की वो क्या होगी, जीवन पर्यंत होगी, यानी कि जब तक वह जीवित है तब तक के उनके जो टिश्यू होंगे वो डिवाइड होकर बार बार नए टिश्यू बनाते रहेंगे। लेकिन जो पादप उत्तक में जो टिश्यू बनेंगे या वृद्धि होगी वो क्या होगी, कुछ समय के लिए होगी। एक बार डिवाइड हो गया, 2 बन गया, 2 से 4 बन गए, फिर वो स्टॉप हो जाएगी और फिर वो नए उत्तक बनाने लगेगी। तो इस तरह से हमने जंतु उत्तक और पादप उत्तक के बारे में पढ़ा। एक बार हम फिर से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि पादप उत्तक और जंतु उत्तक क्या होता है। पादप उत्तक वह होता है जो स्थिर होते हैं और जंतु उत्तक क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। जैसे कि पौधे स्थिर रहते हैं तो इनमें जो उत्तक पाए जाएंगे वो स्थित होंगे, लेकिन जंतु उत्तक जो होंगे वो अस्थित होते हैं तो इसलिए इनमें जो उत्तक पाए जाएंगे वो अस्थिर होंगे। फिर पौधों में मृत और जीवित दोनों प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जो कि पौधे को संरचनात्मक और यांत्रिक शक्ति प्रदान करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कौन से उत्तक होंगे, जीवित उत्तक होंगे। लेकिन जो जंतु में उत्तक पाए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ जीवित उत्तक पाए जाएंगे जो संरचना और अन्य शक्ति प्रदान करेंगे। फिर पौधों में जो वृद्धि देखी गई है वो क्या होगी, कुछ समय के लिए होगी, और जंतुओं में जो वृद्धि होगी वो जीवन पर्यंत रहेगी। जीवन पर्यंत का मतलब ये कि उसके टिश्यू जो होंगे डिवाइड होकर नए नए टिश्यू बनाते रहेंगे। लेकिन जो पादप उत्तक होंगे उनके जो टिश्यू होंगे वो डिवाइड होने के बाद कुछ समय के बाद उनकी ग्रोथ जो होगी वो चेक हो जाएगी। चेक हो जाने का मतलब रुक जाएगी, इसलिए जो इसमें वृद्धि होगी वो क्या होगी, रुक जाएगी। फिर उत्तक में हमने 2 और टाइप बताए थे, सरल और जटिल उत्तक। सरल उत्तक वो होते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे, और जटिल उत्तक वो होंगे जो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनेंगे। अब हम एक एक करके अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि अब हम पादप उत्तक में कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से उत्तक होते हैं जो पादप उत्तक बनाते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। चलिए, तो आइए अब हम बात करते हैं उत्तक के प्रकार की बात हम कर चुके थे, तो अब हम बात करते हैं पादप उत्तक की। और पादप उत्तक कितने भागों में विभाजित होता है, या पादप उत्तक किस उत्तक का मिलकर बना होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट मीन विभाज्य उत्तक, परमानेंट टिश्यू दैट मीन स्थायी उत्तक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा विभाज्य उत्तक होगा, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है। अगर आप हिंदी पढ़ते होंगे उसमें संधि विच्छेद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है विभाज्य प्लस उत्तक। विभाज्य मतलब अलग हो जाना, और उत्तक ऐसा उत्तक जो विभाजित होकर बन रहा हो वो बोला जाएगा विभाज्य उत्तक। और स्थायी उत्तक, स्थायी का मतलब परमानेंट होता है, ये कि कोई भी चीज है तो स्थायी है, रुकी हुई है तो वो स्थायी उत्तक है, मतलब इसका जो उत्तक बना हुआ होगा वो हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन इसका जो उत्तक रहेगा वो क्या होगा, विभाजित होता रहेगा और नए उत्तक को बनाता रहेगा। यही हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ये विभाजित होती रहती है, यानी कि ये जो उत्तक होंगे ये विभाजित होते रहते हैं, और इनकी जो संरचना होती है वो कैसे होती है, गोल होती है, अंडाकार होती है और बहुभुजाकार होती है। बहुभुजाकार का मतलब मैनी डायमेंशनल, स्टार शेप भी हो सकते हैं, हेक्सागोनल भी हो सकते हैं, पेंटागन भी हो सकते हैं, और बेंजीन रिंग की तरह भी हो सकते हैं। तो विभाजित क्या हो गया, विभाजित होते रहते हैं और विभाजित होकर क्या बनाते रहते हैं, नए नए उत्तक बनाते रहते हैं। मान लीजिए आपके ये कोई उत्तक है, ठीक, ये विभाजित हो गए, ये 2-3 जगह से विभाजित हो गए, तो इतना जो भाग हमारा है
एक उत्तक ये बना, एक उत्तक ये बना और एक उत्तक ये बना, 3 उत्तक बन गए। ये 3 उत्तक फिर से डिवाइड हो गए, ये डिवाइड हो गए, फिर से 6 में उत्तक बना दिया मान लीजिए। तो ये एक अलग अलग, फिर ये डिवाइड होंगे, फिर ये नए नए उत्तर बनाएंगे। तो इस तरह से इसमें जो डिवीजन का जो लेबर और डिवीजन जो कि आपने पढ़ा था कोशिका में श्रम का विभाजन जो बहुकोशिकीय जीवों में दिखाया गया था, तो वो क्या था कि इनमें जो डिवीजन है वो होता रहता है, निरंतर होता रहता है। तो वैसे ही विभाज्य उत्तक की अगर हम बात करें तो इसमें जो उत्तक होंगे वो विभाजित होते रहेंगे और विभाजित हो होकर एक नए नए टिश्यू बनाएंगे और सारे नए टिश्यू क्या करेंगे, फिर से विभाजित होकर एक नए टिश्यू बनाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट है वर्धी भाग में पाए जाते हैं। वर्धी भाग का क्या मतलब है? वर्धी भाग का मतलब है वृद्धि वाले भाग, जिस भाग में वृद्धि हो रही है, जैसे कि स्टेम में आप ले सकते हैं, जड़ में ले सकते हैं, रूट में ले सकते हैं, लीव्स में ले सकते हैं, ब्रांचेस में शाखाओं में ले सकते हैं। तो उन भाग में ये पाया जाता है विभाज्य उत्तक। और क्या होगा, बढ़ने से गुणों में इनके परिवर्तन होता रहता है, यानी कि जब ये जो डिवाइड होंगे उत्तक होंगे वो कई सारे डिवाइड होते जाएंगे। तो जब ये डिवाइड होते जाएंगे तो डिवाइड होने के साथ साथ क्या होगा, इनके जो गुण होंगे उनमें भी परिवर्तन आएंगे। मान लीजिए कि ये है, ये वाला सबसे पहला वाला जो उत्तक है, इसने एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक उत्तक इसने बना लिया। फिर इसका जो डिवाइड होगा दूसरा उत्तक जो बनेगा तो वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएगा, लेकिन उसका गुण जो होगा वो उसके गुण से अलग होगा। मान लीजिए ये लंबा होगा और ये हो सकता है वो छोटा बनाए। तो इस प्रकार से इनकी संरचना में, ये क्रिया में, इनके गुणों में जो है, क्वालिटी में जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये वाली जो पॉइंट है ये क्या है, वर्धी भाग में पाए जाते हैं। दैट मीन जो भाग बढ़ते हैं, दैट मीन ब्रांचेस, रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो उस भाग में ये पाए जाएंगे कौन, विभाज्य उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर थर्ड पॉइंट है जीवित पतली व्यक्ति केंद्रक स्पष्ट हुआ घना कोशाद्रव्य पाया जाता है। दैट मीन इनकी जो सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति होगी, वो कैसी होगी, पतली होगी, लेकिन बनी किसकी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। फिर केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जो है वो स्पष्ट होगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसमें जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा, क्लियर होगा। वह घना कोशाद्रव्य पाया जाता है, दैट मीन डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। जो कोशाद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म के जो 2 पार्ट आपने पढ़े थे कोशिका में, एक पढ़ा था साइटोप्लाज्म और एक पढ़ा था केंद्रक। तो जो साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा होगा, डेंस होगा, खूब गाढ़ा होगा। जैसे कि आप ग्लू को ले सकते हैं, ग्लू जैसा जितना गाढ़ा होता है उस तरह का इसमें कोशाद्रव्य पाया जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। फिर अब हम बात करते हैं वर्गीकरण के आधार पर विभाज्य उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। ये तो थे पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक, यानी कि 2 उत्तकों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन विभाज्य उत्तक जो है वो अगर इसका वर्गीकरण करें तो वो कितने प्रकार का होता है, तो वो हम देखेंगे। तो होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीय। प्राथमिक विभाज्य उत्तक दैट मीन प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द्वितीय विभाज्य उत्तक दैट मीन सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा वो शीर्षस्थ कलिकाओं पर पाया जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय शीर्षस्थ कलिकाएं? लेट्स सी, शीर्षस्थ कलिकाएं जो होंगी वो होती हैं टिप पर, टिप वाली कोशिकाएं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक प्लांट है, इसकी जो ये टिप होगी, ये पोर्शन जो होगा एपिकल पोर्शन, अभी आप इसके आगे पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उसमें जो सबसे ऊपर का भाग होगा जिसको आप जड़ तना कह सकते हैं, जहाँ से कोई भी प्लांट, जैसे कि मान लीजिए आपने ये एक बीज लिया और इस बीज को आपने मिट्टी में बो दिया, तो इसमें जो नीचे की तरफ जो निकलेगी वो क्या होगी, जड़ होगी, और जो ऊपर की तरफ निकलेगी वो होगा तना। तो तना का जो ये ऊपर का पोर्शन होगा ये क्या होगा, एपिकल पोर्शन ही होगा। एपेक्स पोर्शन मतलब सबसे हाईएस्ट पोर्शन यही होगा। फिर यहीं से जो ब्रांचेस निकलेंगी, तने बनेंगे, मोटे होंगे और बाकी की सारी जितनी भी एक्टिविटी होगी प्लांट में वो होगी। तो जो ये एपेक्स का पोर्शन, जो इसका ऊपर एपिकल का पोर्शन होगा, उन कलिकाओं पर पाई जाती है क्या, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यही हम मेन बताना चाहते हैं। तो इस तरह जो एपिकल सेल होगी, जो सबसे ऊपर की टॉप की जो सेल होगी वो होगी एपिकल सेल, और उसे ही क्या बोला गया है, शीर्षस्थ कलिकाएं यानी कि एपिकल बड, उस पर पाई जाएगी। और ये जो कलिकाएं होंगी ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होंगे वो प्रारंभ से ही, जैसे ही मतलब प्रारंभ से का मतलब यही है कि जैसे ही आपके बीज आपने शो किया, मतलब आपने बीज बोया जैसे ही मिट्टी में, तो उसमें जो जड़ बनेगी और जो तने बनेंगे उसमें जैसे ही जो टॉप का पोर्शन बनेगा वो क्या होगा, शीर्षस्थ कलिकाएं होंगी। इसलिए मैंने इसमें ये बात बताई है कि ये प्रारंभ से ही पाई जाएंगी। फिर सेकेंड पॉइंट है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, दैट मीन द्वितीय विभाज्य उत्तक। तो द्वितीय विभाज्य उत्तक जो होगा वो किसका बना होगा,
मृदुतक कोशिकाओं का बना होगा। अब बात आती है कि मृदुतक कोशिकाएं क्या होती हैं। मृदुतक कोशिकाएं जो होती हैं उनको हम बोलते हैं, मृदुतक कोशिकाएं जो होती हैं वो होती है लिविंग सेल, यानी कि जीवित कोशिकाएं होती हैं, और इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा सेल की बनी होंगी, और पैरेनकाइमा सेल जो होती हैं वो लिविंग होती हैं, यानी कि जीवित होती हैं। दूसरी बात, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, और तीसरी बात इसको आप जानने के लिए कि ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब हम बात करते हैं पैरेनकाइमा की, होती क्या है पैरेनकाइमा। विदाउट फीचर यू डोंट अंडरस्टैंड इट। जो ये पैरेनकाइमा होगी वो कुछ इस तरह की शेप की होगी, गोल, और इस तरह से एक दूसरे से लगी होंगी। और ये किसकी बनी होगी, इनकी जो कोशिका भित्ति होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी हुई होगी। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस, जिसमें मैंने डॉट रखा है, ये है इनके इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी कि अंतः आणविक अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, ये क्या होगा, इसमें पाया जाएगा। इसको आप समझने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक आप याद कर सकते हैं। अभी इसको आगे आप और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा तीन होती हैं, मृदुतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो पैरेनकाइमा मृदुतक को आप ऐसा समझिए, आप मान लीजिए मिठाई की दुकान पर गए, आपने मिठाई वाले से लड्डू लिए और उसको एक डिब्बे में रख दिया। तो अगर आपने लड्डू को एक डिब्बे में रखा है इस तरह से, तो क्या होगा, आप देखेंगे इस तरह से लड्डू रखे हुए होंगे और उनके बीच में गैप मिलेगा। वो गैप जो मिलेगा लड्डुओं के बीच में, वो क्या हो जाएगा आपका इंटरसेलुलर स्पेस। और वो जो गोल लड्डू हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी पैरेनकाइमा सेल हो जाएंगी। पीसी का मीन है यहाँ पर पैरेनकाइमा सेल, लेकिन कोशिका में जो पीसी का मीन था वो था प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन यहाँ पर पीसी का मतलब है पैरेनकाइमा सेल। मतलब मृदुतक कोशिकाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, गोल होंगी, और उसकी कोशिका भित्ति कैसी होगी, सेलुलोज की बनी हुई होगी, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी कि अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाएगा। और इसको याद करने के लिए आपको भी हमने बताया कि आप हलवाई की दुकान से लड्डू लेंगे तो लड्डू जो होंगे वो आपकी पैरेनकाइमा सेल होंगी, मृदुतक कोशिकाएं होंगी, और उनके बीच में जो स्पेस पाया जाएगा वो आपके किस तरह के, वो आपका स्पेस जो होगा वो क्या कहा जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि अंतर कोशिकीय अवकाश। तो ये होगी पैरेनकाइमा सेल की होती क्या है। हम बात कर रहे थे द्वितीयक कोशिकाओं की, सॉरी द्वितीयक मृदुतक की। तो द्वितीयक विभाजक जो थे, तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक जो होंगे वो किसके बने होंगे, पैरेनकाइमा सेल के बने हुए होंगे। और पैरेनकाइमा सेल को आपने पढ़ लिया कि हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस विद सेल वॉल ऑफ मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ विभाज्योतक, दैट मीन हाउ कितने प्रकार के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो हमारे सिंपली 3 टाइप्स होते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं पादप ऊतक की। पादप ऊतक जो अभी हमने पढ़ा था वर्गीकरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। पादप ऊतक में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, यानी कि विभाज्योतक पढ़ा था, और विभाज्योतक में हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था हमने प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। लेकिन वो जो थे वो वर्गीकरण के आधार पर थे। लेकिन अब हम जो पादप ऊतक पढ़ने जा रहे हैं वो किस तरह के हैं, वो स्थिति के आधार पर है। किस तरह से, किस स्थिति के आधार पर पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पादप ऊतक स्थिति के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, जिनको हम सबसे पहला बोलते हैं एपिकल, यानी कि शीर्षस्थ ऊतक। फिर दूसरा है अंतर्विष्ट यानी कि इंटरकैलरी। फिर तीसरा है पार्श्व यानी कि लैटरल। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, एपिकल विभाज्योतक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एपिकल विभाज्योतक जो होते हैं वो रूट और स्टेम के टॉप पर पाए जाते हैं। फिर अंतर्विष्ट इंटरकैलरी नोड में पाए जाते हैं, नोड रूट स्टेम के टॉप। फिर पार्श्व क्या है, वैस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कैम्बियम। अब आइए देखते हैं फिगर। जैसे मान लीजिए आपका ये एक प्लांट है, प्लांट का जो ये टॉप का पोर्शन है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी बीज को आप जब बोएंगे तो एक भाग जाएगा नीचे जड़ की तरफ और एक भाग जाएगा आपके तने की तरफ। तो तने की तरफ जो जाएगा, तो जो सबसे तने की तरफ जो जा रहा है, माने तो ये जो टिप है आपकी वो क्या है, एपेक्स है, एपिक है।
मतलब सबसे ऊंचाई है। तो ये पोर्शन पे जो टिश्यू पाए जाएंगे वो कौन से होंगे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। जिसको हमने क्या बोला है हिंदी में? शीर्षस्त्र विभाज्योतक। लिख देते हैं शीर्षस्त्र विभाज्योतक। फिर सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ नोड और इंटर नोड का, जिसको हमने क्या बोला है? इंटर कैलरी। अब नोड या इंटर नोड को समझने के लिए आप लोगों ने सभी ने गन्ना देखा होगा। ठीक इस तरह का कुछ होता है और यहाँ से ऐसे ऐसे उसमें प्लांट निकले होते हैं रेड रेड कलर के। ये पोर्शन जो आपका होता है, ये जो गांठ होती है जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, ये गांठ जो होती है वो होता है नोड, और जो गांठों के बीच का जो भाग होता है वो होता है इंटर नोड। क्लियर? तो जो नोड और इंटर नोड पाया जाएगा किसी भी प्लांट में, जड़ में सॉरी जब तने में आपका नोड और इंटर नोड बनेगा, जो जैसे कि हमने देखा गन्ने में नोड और इंटर नोड दोनों पाया जा रहा है। तो इस तरह का अगर कोई भी पोर्शन पाया जा रहा है तब हम उस तरह में वो जो नोड और इंटर नोड जिस उत्तक के द्वारा मिलकर बना होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? अंतर्विष्ट विभाज्योतक। अब सबसे लास्ट वाला पॉइंट हम पढ़ते हैं पार्श्व विभाज्योतक, जिसको कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। तो लैटरल मेरिस्टेम में जैसे कि मतलब आप समझते हैं पार्श्व का मतलब किनारे, तो जितनी भी किनारे से ये पत्तियां निकली हुई होंगी इस तरह से कुछ जो आउटग्रोथ होगी ये, तो ये जिस चीज की बनी हुई होंगी वो क्या कहलाएंगी? हमारी लैटरल मेरिस्टेम कहलाएंगी, पार्श्व विभाज्योतक कहलाएंगी। ये हमारी होगी पार्श्व विभाज्योतक। लेकिन पार्श्व विभाज्योतक में क्या होता है? वेस्कुलर बंडल बनता है और जिसमें कैम्बियम पाया जाता है। अब बात आती है वेस्कुलर बंडल की और कैम्बियम की। क्या होता है? जैसे कि जब हम कोई भी तना है उसकी जब हम टीएस काटेंगे, टीएस होता है और एलएस होता है, इसको हमने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया था कि मान लीजिए आपका ये पेड़ है, उसका ये तना है। अगर आप इस तरह से काट रहे हैं जिस तरह से आप नॉर्मली सलाद के लिए टमाटर या प्याज को काटते हैं, तो इस तरह से अगर आप काट रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफर सेक्शन, यानी कि गोल में कटिंग। और अगर हम लंबाई में किसी भी सेक्शन को काट रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा तना है या पेड़ है, इसको अगर हम खड़ी काट रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा एलएस, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो टीएस और एलएस में ये डिफरेंस है। फिर अब बात अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जिसका नाम है लैटरल मेरिस्टेम, और इसमें हमें पढ़ना है कैम्बियम यानी कि वेस्कुलर बंडल को। तो जब हम किसी भी लट्ठे को या किसी भी प्लांट को जब हम काटते हैं तो उसमें हम कुछ इस तरह से आकृति देखते हैं, फूल की पंखुड़ियों की तरह कुछ हम आकृति देखते हैं। और ये आकृति जो होती है ये हमारी होती है वेस्कुलर बंडल की, यानी कि संवहन उत्तक की। इसके बारे में भी अभी आप पढ़ेंगे। संवहन उत्तक जो होता है वो हमारी 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अगर एक नॉर्मल अगर हम वेस्कुलर बंडल को देखें तो कुछ इस तरह से रहता है और कुछ इस तरह से जो रहता है। तो ये जो ऊपर का अपर का जो पोर्शन रहता है जो हल्के झिल्ली नुमा होता है वो होता है हमारा जाइलम, और जो दूसरा पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। और जो ये बीच में जो आपको ये स्ट्रिप दिख रही है और ये स्ट्रिप जो होगी हमारी वो कही जाएगी कैम्बियम यानी कि एढ़ा। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया? वेस्कुलर बंडल हो गया। प्लस वेस्कुलर बंडल जो होगा वो दिखाई देगा किसमें? लैटरल मेरिस्टेम में। तो हमने अब क्या क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि हमारे जो उत्तक होंगे, प्लांट उत्तक यानी पादप उत्तक जो होंगे वो 2 प्रकार से बनेंगे। एक तो होंगे विभाज्योतक और दूसरा होगा स्थायी उत्तक। विभाज्योतक में हमने क्या क्या पढ़ा? विभाज्योतक में हमने ये पढ़ा है कि एक स्थिति के आकार पर होंगे और दूसरा किसके आकार पर होंगे? दूसरा होगा जो हमारा वो होगा वर्गीकरण के आधार पर। तो स्थिति के आकार पर एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम पाया जाएगा। तो अब हम कल बात करते हैं स्थायी उत्तक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।